चलो अपना पेज निकालो तुम लोग, जिसमें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार। भारत के माने दक्षिण भारत जिसको कहते हैं हम लोग, जिसे दक्षिण के पठार के नाम से जानते हैं, उसे ही हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, या उसे ही प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। पेज निकाल लियो सभी। पेज पे ध्यान दोगे तुम लोग, और कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है तो तुरंत जैसे ही क्लास ओवर होता है तुम लोग पूछो उसको। इसमें हमने लिखवाया है कि दक्कन पठार उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है और त्रिभुज की आकृति वाला एक क्षेत्र है। ये देख लो भारत का, ये समझो कि मानचित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों। भारत के मानचित्र में देखेंगे हम लोग ठीक तरीके से कि ऊपर विंध्याचल पर्वत है, महादेव पर्वत है, कैमूर की पहाड़ियाँ है, मैकाले पर्वत है। ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, माने ऊपर की तरफ स्थल है। और नीचे की तरफ अगर आते हैं तो देखेंगे हम लोग कि पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ या सह्याद्री पर्वत इसके अगल बगल में है, और पूरब की तरफ पूर्वी घाट है, और दक्षिण की तरफ नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियाँ हैं। फिगर में देख लिए सब ठीक से। अगर भूल रहे हो तो यहाँ पे देखते चलो, ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये हो गया हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट, और ऊपर की तरफ विंध्याचल पर्वत, महादेव, कैमूर और मैकाले। ये तुम्हारे पेज में है, सबके पेज में देख लिया सब। तो चूँकि इसको हम पहले ये कहेंगे कि दक्षिण की भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, ये पता है ना तुम लोगों को। क्योंकि दक्षिण भारत का जो मैंने अभी पढ़ाया था, ये जो स्थल है, ये दक्कन का पठार, इसके नीचे हिंद महासागर का जल है, इसके दाहिने तरफ बंगाल की खाड़ी का जल है, इसके बाएं हाथ की तरफ अरब सागर का जल है। तीन तरफ जो जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य तौर पे दक्कन का पठार हम याद रखेंगे, और इसी दक्कन के पठार का अध्ययन हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करने जा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार या दक्षिण के पठार क्या है। तो हमने इसमें लिखा है, देखो कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है, जो संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना स्थल का ही एक भाग है। याद करो बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था शुरुआती दौर में कि मैं बोला था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस पृथ्वी की उत्पत्ति में चारों तरफ जल ही जल हो गया, जिसे हमने क्या कहा, पेंथालस। बीच में स्थल हो गया, जिसे हमने क्या बोला था, पेंजिया बोला था। पेंजिया के बीच में एक जल था, ये जल वाला जो हिस्सा था, इसको टेथिस सागर हम कहते हैं। टेथिस सागर, टेथिस सागर के उत्तर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड के नाम से हम जानते हैं। तो अब इसी बीच में याद रखो कि धीरे धीरे मलबा यहाँ जमा होने लगा, और ये परत दर परत ऊपर उठने लगा, और एक विशाल पर्वत बन गया जिसे हम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय के दक्षिण में भारत है, इसलिए भारत अंगारा लैंड में आएगा कि गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में। ऊपर में अंगारा लैंड, और ये भारत बनेगा, यहाँ पे भारत बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे भारत बनेगा, इसीलिए यह कौन से हिस्से में आएगा, गोंडवाना लैंड में। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है, जो संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना स्थल का ही एक भाग है। अब कहता है इसका क्षेत्रफल कितना है, माने जो दक्कन का पठार है उसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 7 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। और औसत ऊंचाई कितनी है उसकी, 600 मीटर। 600 मीटर याद रखेंगे। पठार की ऊंचाई कम होती है और पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है। और इसमें उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हो गई थी। और इस तरीके इसकी रचना अगर कहा जाए तो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से इसकी रचना हुई है। तो दोनों पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भूकंप। तो सबसे कम भूकंप यहाँ पे आता है। क्यों भूकंप आता है कम जी, क्योंकि इसके नीचे का स्थल क्या है, पूरा चट्टान है, पठार है। तो वहाँ से भूकंपीय धारा जब नीचे आती है तो चट्टान ही इतना टाइट रहता है उसको छेद पाना उसको मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों के स्थलों के नीचे क्या है, मिट्टी है, पानी है। तो मिट्टी और पानी को छेदना उस भूकंपीय तरंगों के लिए क्या होता है, आसान होता है। इससे तो भूकंप तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। भूकंप क्या है, भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जब समझो कि कई प्रकार की ये चीज़ें होती है, जैसे देख लो एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि ये मैग्मा है, लावा है, ज्वालामुखी का है। तो जब ऐसी चीज़ें द्रव की अवस्था में रहती है तो एक दूसरे को हलचल करती है, तो उसी स्थिति में जब दौड़ती है, टक्कर मारती है, तो गैस उत्पन्न होता है। वही कहीं ना कहीं से
जब निकलता है तो ज़मीन को फाड़ते चीरते हुए निकलता है तो भूकंप आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें से भूकंप सबसे कम अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा, दक्कन पठारों में। यही वजह कि दक्कन पठार या महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके बेंगलोर वगैरह तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से तक सब है ये सब क्षेत्र, जिसका कारण है कि वहाँ पर समझ लो कि मकान बनाना हो तो वहाँ 10 मंजिल 20 मंजिल का सैकड़ों मंजिल बना देते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ समझो कि 2 4 5 10 मंजिल अगर बनने लगे तो 5 6 मंजिल के बाद रोक लगना शुरू हो जाता है, और हमारे यहाँ अगर बना दे तो दबना शुरू कर जाता है, इसलिए हम लोग के यहाँ अलाउ नहीं है। दूसरी बात, वहाँ अगर चट्टानी हिस्सा अगर दक्कन के पठार में अगर नहीं रहता तो अगल बगल में देख लो पानी ही पानी है, पानी की धारा बार बार आती है, काटते 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 उसको क्या करती, साफ कर सकती थी, समझ में आ गया ना। लेकिन चट्टान के होने की वजह से उसको पानी की धारा काट नहीं पाती है। तो इस तरीके से अब खनिज पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से खनिज दक्कन के पठार में पाए जाते हैं, तो कोयला है, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट तथा सोना। तो इस तरीके से दक्कन के पठार की क्या क्या विशेषता हमने देख लिया, और इसके आगे की विशेषता में भी अब हम देखेंगे कि दक्षिण के, इसी में लिखा हुआ पढ़ेंगे हम लोग कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक मध्यवर्ती होता है उच्च भूमियाँ, और दूसरा होता है दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों में पढ़ेंगे हम लोग कि प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी मध्यवर्ती भाग उच्च भूमियाँ कहलाती है, जो कठोर आग्नेय तथा कयांतरी शैल से बनी होती है। माने जो प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी मध्यवर्ती भाग है, मैंने समझे कि अभी जो फिगर हमने ऊपर बनाया था उसमें ऊपर का स्थल दक्कन के पठार के उत्तरी हिस्से में वो कठोर आग्नेय तथा कयांतरित शैलों से बनी रहती है। कयांतरित माने उसका रूप बदलते रहता है, कायाकल्प होते रहता है, मैंने रूप आज कुछ और है, कुछ बदल के और हो जाएगा। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। अभी मैंने बताया था दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। मैंने तुम्हें फिगर भी दिखाया था। फिर कहा था इसके उत्तर पूर्व तथा उत्तर में उच्च भूमि। अच्छा, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक जाती है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से इसके उत्तर पूर्व तथा उत्तर में उच्च भूमि धीरे धीरे गंगा में विलीन हो जाती है, जिसे मालवा का पठार कहते हैं। 800 मीटर ऊंचा है, लावा से निर्मित है ये। अब नेक्स्ट है क्या, अरावली तथा विंध्याचल के बीच स्थित है। अच्छा, मालवा के पठार के पूर्वी भाग को दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे हम लोग, जो मालवा का पठार है उसके पूर्वी भाग में जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का है उसे बुंदेलखंड या बघेलखंड कहेंगे। और इसकी मुख्य नदी क्या है, चंबल नदी है। चंबल नदी का नाम सुने हो कि नहीं तुम लोग, नहीं सुने हो? अरे चंबल के लुटेरे, चंबल के डाकू, ये सब नाम सुना है सर। ये बीहड़ क्षेत्र है, जंगल के आसपास के क्षेत्रों में इतना घना, मतलब समझ लो कि वो नदी के, चंबल नदी के आसपास में घने जंगल है कि डाकू उधर क्या करते हैं, डकैती डाल के और उसी में घुस जाते हैं। फिर मजाल नहीं कि पुलिस उसमें जाए, पुलिस जाती है खोज करने के लिए, और ये चंबल के लुटेरे बगल से समझो कि वहाँ से गोली मार देते हैं उसको। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि दक्षिण बिहार झारखंड में यह छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है, जहाँ का प्रसिद्ध पठार है। अब छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में जब हम आते हैं तो वहाँ पे कई पठार मिलेंगे। समझ लो कि छोटा नागपुर पठार में कौन कौन, हजारीबाग का पठार ये पहला हो गया, कोडरमा का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ये सब पहाड़ियाँ जितनी भी मैं बोला वो किस पर्वत पे है, छोटा नागपुर के पठार पे है। आ रहा समझ में ना? याद रखोगे, परीक्षा में पूछेगा छोटा नागपुर के पठार पर समझो कि कई प्रकार के पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर बस, तो इसके बाद फिर हम अब अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चे। इसी में और इसमें बताया गया है, देख लो कि छोटा नागपुर पठार से नदियाँ भी निकलती है, कई सारी नदियाँ निकलती हैं। उसमें से पहली नदी कौन सी नदी हो गई, दामोदर नदी। दूसरा कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। तीसरा खरकई नदी। चौथा कोयल नदी तथा पांचवा शंख नदी। ये पूछता है कि शंख नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी पे स्टार का चिन्ह बना लो तुम लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। और आगे कहता है कि रांची पठार की नदियाँ जल प्रपाती है,
जिसमें प्रमुख है। अब जलप्रपाती किसे कहते हैं बच्चे समझो, जब काफ़ी ऊंचाई से जल, यहाँ देखो काफ़ी ऊंचाई से जल आता है और अचानक नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो छोटा नागपुर पहाड़ियाँ से निकलने वाली जलप्रपात में बनता है हुंडरू का जलप्रपात। याद करो 8वीं क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे हुंडरू का जलप्रपात। अगला है गौतम धारा और अगला है हिरणी जलप्रपात। तो इस तरीके से ये तीनों जलप्रपात पढ़ लिए। आगे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार विभिन्न खनिज पदार्थों से भरा है, इसलिए इसे खनिजों का भंडार कहते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है छोटा नागपुर पठार में बच्चों, कोयला, अब्रक, ग्रेनाइट, नाइस मुख्य तौर पर ये मिलते हैं। अच्छा, भारत के सुदूर पूर्व में मेघालय पठार है, जहाँ की अब कट छटकर या गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैंने अब भारत के पूर्व की हिस्से की बात कर रहे हैं बच्चे। इसके बाद भारत का मानचित्र में बना के सब कुछ बताया हूँ तुम्हें। खासी पहाड़ी का आंतरिक भाग शिलांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब आएंगे हम लोग भारत के मानचित्र पर। याद रखो कि भारत का ये मानचित्र दिखाई दे रहा है तुम लोग को। भारत के मानचित्र में देखो, ये देख रहे हो ना, गिर पर्वत देख रहे हो गुजरात में, गुजरात का गिर पर्वत। याद करो ये गुजरात का गिर पर्वत। ये गिर पर्वत के उत्तर में समझ लो कि गुजरात से लेके दिल्ली के पास में अरावली पर्वत है। अरावली का पठार का है, अरावली पर्वत कहेंगे, चूँकि अब ये पर्वत से अब ये पठार हो गया है। ऊपर का हिस्सा इसका कट छट के सबसे पुराना भारत का अगर कोई पठार है तो कौन है, अरावली पर्वत ही है। ये पर्वत और पठार दोनों में अंतर समझो। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे जाएगा तो पर्वत, और 600 मीटर ऊंचा हो जाएगा ऊपरी हिस्सा अगर उसका सपाट हो जाएगा तो सब क्या बोलेंगे, पठार बोलते हैं। ठीक है ना। अब उसी पर ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, मालवा के पठार के नीचे देख लो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से सटे हुए सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँटते अनमने जंगल, ये पढ़े हो ना तुम लोग। तो ये सतपुड़ा का पठार हो गया, उसके बाद मकालू का पठार यहीं पे हो गया। और ये है छोटा नागपुर का पठार। याद रखेंगे हम लोग, छोटा नागपुर का पठार। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे देख लो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन दिखाई दे रहा है तुम लोग को। ये तीनों मेघालय पठार या गारो, खासी, जयंतिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इस तरीके से, और नीचे की तरफ है हमारा ये दक्कन का पठार। याद रखेंगे नीचे ये कौन सा पठार है बच्चों, दक्कन का पठार। तो इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को कुछ? अब तो स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा इसको बाद में, तब तक ये इसी से समझ लो बच्चे। तो ये छोटा नागपुर पठार हो, दक्कन का पठार हो, मालवा का हो, या विंध्याचल का पर्वत हो, या सतपुड़ा का पठार हो, मकालू हो, अरावली हो, गिर हो, गारो, खासी, जयंती, ये कौन कौन कहाँ कहाँ है ये तुम्हें ठीक से याद हो जाना चाहिए बच्चे। और अगर ये याद हो गया है तो फिर इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब तो ये पहला खंड हम लोग पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, दक्कन का पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी हिस्से के मध्यवर्ती हिस्से का मैंने पठार पढ़ाया। अब हम कौन सा पठार पढ़ाएंगे जी, दक्कन का पठार। यहाँ तक देखो समझो, दूसरे खंड में हम दक्कन का पठार पढ़ा रहे हैं।